नमस्कार। आज बात करते हैं पैसे की और इस बात की कि इंडिया में पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने के नियम कितनी तेजी से बदल रहे हैं। तो आज हम इसी नए दौर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 2.35 करोड़। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये भारत के फ्यूचर की एक झलक है। ये कहानी है एक बहुत बड़े बदलाव की। अंदाजा है कि 2030 तक इतने लोग, मतलब 2.5 करोड़ के करीब, ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब्स की जगह गिग वर्क कर रहे होंगे। साफ है, हमारे पैसे कमाने का तरीका ही बदल रहा है। और देखिए, जब पैसे कमाने का तरीका बदलता है ना, तो उसे संभालने के, उसे मैनेज करने के नियम भी बदल जाते हैं। अब इस नए दौर में अगर सिर्फ सरवाइव नहीं करना, बल्कि थ्राइव करना है, तो इन नए रूल्स को समझना तो पड़ेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ मिलकर इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात इसी नई इकोनॉमी की, इन नई चुनौतियों की। ये जो डिजिटल दुनिया है, इसने काम करने के तरीके को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मौके तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन साथ ही साथ पैसे से जुड़ी नई मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। इंडिया में गिग इकोनॉमी की ग्रोथ तो मतलब रॉकेट की स्पीड से हो रही है। सोचकर देखिए, 2030 तक लगभग 2.5 करोड़ लोग इस नए तरीके से काम कर रहे होंगे। और अच्छी बात यह है कि सरकार भी अब इस बदलाव को देख रही है। 2020 में गिग वर्कर को बकायदा एक कानूनी परिभाषा दी गई। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उनके राइट्स और सोशल सिक्योरिटी पर भी फोकस किया जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम में से कई लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, और वो है कर्ज या लोन। देखिए, लोन लेना आजकल जितना आसान लगता है ना, उसके पीछे एक पूरा कानूनी ढांचा भी काम करता है। तो चलिए समझते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या और इन्हें जानना इतना जरूरी क्यों है। तो ये जो शब्द है लोन डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में समझे तो अगर किसी ने 90 दिनों तक, मतलब करीब 3 महीने तक अपनी ईएमआई नहीं चुकाई, तो बैंक उस लोन को डिफॉल्ट की कैटेगरी में डाल देता है। और ये 90 दिन की डेडलाइन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि बस इसके बाद ही बैंक रिकवरी की प्रोसेस शुरू कर सकता है। और जैसे ही लोन डिफॉल्ट होता है, बैंकों की अपनी एक भाषा होती है, उसमें वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी एनपीए। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि बैंक के लिए वो लोन अब कमाई नहीं दे रहा, और अब बैंक अपना पैसा वापस लेने के लिए रिकवरी प्रोसेस को सीरियसली शुरू कर देगा। तो सवाल यह है कि होता क्या है जब कोई अपनी ईएमआई मिस कर देता है? ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, एक के बाद एक चीज होती है। सबसे पहले लगती है लेट फीस और पेनाल्टी, जिससे कर्ज और बढ़ जाता है। फिर क्रेडिट स्कोर पर एक बड़ा सा दाग लग जाता है, जिससे आगे चलकर कोई और लोन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। और अगर यह सिलसिला चलता रहा तो बात लीगल एक्शन तक भी पहुंच सकती है। यहां एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, लोन ना चुका पाना ये आमतौर पर एक सिविल केस होता है, लेकिन अगर पेमेंट के लिए कोई चेक दिया और वो बाउंस हो गया, तो ये सीधा एक क्रिमिनल केस बन सकता है। ये एक बहुत बारीक सा फर्क है, लेकिन इसके नतीजे बहुत सीरियस हो सकते हैं। चलिए, अब जरा कानूनी दांवपेच से हटकर असल जिंदगी की बात करते हैं। जब किसी रिकवरी एजेंट का फोन आता है या वो दरवाजे पर आ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आइए इससे निपटने की कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। अक्सर जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, वो एक तय स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा, सॉरी मैं बिल भरना भूल गया, तो एजेंट का जवाब कुछ ऐसा होगा, मैं समझ सकता हूं, हो जाता है, अभी बात हो ही रही है, तो क्या आप अभी पेमेंट कर सकते हैं? उनका गोल बहस करना नहीं है, उनका गोल है पेमेंट निकलवाना, वो भी तुरंत। अच्छा, और अगर सिचुएशन ये है कि किसी के पास सच में पैसे नहीं हैं, तो एक अच्छा एजेंट बहस नहीं करेगा, वो एक सॉल्यूशन ऑफर करेगा, जैसे कि कोई पेमेंट अरेंजमेंट या प्लान। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि बातचीत से अक्सर बीच का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। लेकिन रिकवरी कॉल का इंतजार ही क्यों करना? क्या कोई तरीका है कि हम खुद आगे बढ़कर इस हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को मैनेज कर सकें? जवाब है बिल्कुल। चलिए कुछ स्मार्ट तरीकों पर नजर डालते हैं। एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है बैलेंस ट्रांसफर। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि आप अपने महंगे कर्ज को उठाकर एक सस्ती जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब आप अपने ज्यादा ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक ऐसे नए कार्ड पर ट्रांसफर कर देते हैं जहां इंटरेस्ट रेट या तो बहुत कम है या फिर कुछ महीनों के लिए जीरो है। और इसके फायदे जबरदस्त हैं। पहला, सारे छोटे मोटे कर्ज एक जगह आ जाते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट काफी कम हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात, कई बार आपको 90 दिन जैसा इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिल जाता है,
सोचिए, ये 3 महीने बिना कोई एक्स्ट्रा ब्याज दिए अपने असली कर्ज को कम करने का एक गोल्डन चांस है। तो कर्ज मैनेज करने की बात तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ पैसे बचाना और उसे बढ़ाना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स को स्मार्ट तरीकों से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं तो उसे कहते हैं कैपिटल गेन, और इस पर लगता है टैक्स। अब इसका रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई शेयर 1 साल से कम में बेच दिया तो प्रॉफिट पर टैक्स ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर 1 साल रुक गए उसके बाद बेचा तो टैक्स कम लगता है। मतलब सरकार एक तरह से पेशेंस रखने के लिए रिवॉर्ड देती है ना? बढ़िया। तो सवाल ये उठता है कि इस टैक्स को लीगली कैसे कम किया जाए। इसके 3 बड़े स्मार्ट तरीके हैं। पहला है इंडेक्सेशन। ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन के हिसाब से खरीद की कीमत को एडजस्ट कर देता है, जिससे टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है। दूसरा, अगर एक घर बेचा है तो उस प्रॉफिट से दूसरा घर खरीदकर सेक्शन 54 के तहत टैक्स बचा सकते हैं। और तीसरा, अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को कुछ खास सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके भी टैक्स बचाया जा सकता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या सही फाइनेंशियल नॉलेज के साथ इन सारी चुनौतियों को मौकों में बदला जा सकता है? चाहे वो गिग इकोनॉमी के उतार चढ़ाव हों, कर्ज का प्रेशर हो या फिर टैक्स की उलझनें। एक बात तो साफ है, सही जानकारी ही इन सब से निपटने का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हथियार है।